गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब विद्यार्थी बहनों भाइयों का जय हिंद क्लासेज में दिल से स्वागत है। आप सब के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप सीखेंगे नंबर सिस्टम के वो छूटे हुए भाग जिनको पार्ट वन में नहीं समाहित किया जा सका, जो पार्ट वन में नहीं पढ़ाया जा सके, उसको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत सम संख्या, जिसको हम इवन नंबर के नाम से जानते हैं, विषम संख्या जिसको हम ओड नंबर के नाम से जानते हैं, भाज्य संख्या जिसको हम कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, और सहअभाज्य संख्या जिसको हम को प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। इन सभी के विषय में आपको पूरी तरह से डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी जो डाउट है वो पूरी तरह से निकल सके। आप भविष्य में जब भी कभी इन जैसी प्रॉब्लम का, संख्याओं के पूछे जाने की प्रॉब्लम का अगर कभी जिक्र आता है, तो आप बेसंकोच निसंकोच आप उसको बता सकें, बेहिचक आप उसको बता सकें कि यह कौन सी संख्या है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले सम संख्या। ये वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड है, जैसा कि आपको हमने बताया। तो अब सम संख्या जिसको हम इवन नंबर जानते हैं। अब इवन नंबर के विषय में क्या है इवन नंबर? यह एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर अर्थात सम संख्या, यह एक ऐसा नंबर है जिसमें दो से भाग देने पर, ऐसी संख्याएं जिसमें दो से भाग देने पर पूरी तरह डिवाइड हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह कट जाए, इसे हम इवन नंबर कहेंगे। अब इसमें उदाहरण के रूप में हम कुछ संख्याओं को देखते हैं, आप भी देखिए। जैसे हम यहां पर 4 लेते हैं, हमने क्या लिया? 4। अब यहां पर हम देखते हैं कि 4 क्या 2 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। अगर कट जाएगा और उसमें कोई शेष फल, जिसको हम अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं, कोई शेष फल नहीं बचेगा, अर्थात पूरी तरह विभाजित हो जाएगी 4 या 4 संख्या, तो यह इवन नंबर होगा। हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के फार्मूले आप अपने तरीके से कुछ भी रख लेते हैं। जैसे हम ऐसे डिवाइड करते हैं, जैसे दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहां पर 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 2 दूना 4, यहां पर ऐसा 2 दूना 4 ऐसा, तो ये पूरी तरह कट गया। अब हमारा यह कहा जा सकता है कि 4 एक ऐसी संख्या है जिसको 2 पूरी तरह विभाजित कर देती है। 4 एक ऐसी संख्या है जिसको 2 पूरी तरह विभाजित कर देती है, तो 4 एक सम संख्या होगी। आपको समझ में आना चाहिए। अब हम दूसरा एक नंबर लेते हैं और वो है 10। 10 को हम विभाजित करते हैं। अब हम इस रूप में भी लेकर के इसको विभाजित कर देते हैं। ये दूसरा भाग का रूप है, ये आपका दूसरा भाग का रूप है। तो आप यहां पर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 10 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। तो हम इसको काटते हैं और ये 5 आ गया। तो अब आप देखिए यहां पर 10 भी एक ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह कट जाती है। ये तो ऐसे उदाहरण है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, वो कोई भी नंबर हो जाए। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं यहां पर चेक करने के लिए। जैसे हम यहां पर 13 ले लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं? 13। तो हम 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं। क्या यह भी 2 से विभाजित हो जाएगी? तो 2 छंग 12, 2 छक्के 12। तो या अगर हम 7 बार ले जाते हैं तो ये 14 आता है, अर्थात 13 से बड़ा हो जाता है। और अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो 13 से छोटा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में 13 पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। तो अब आप देखिए ऐसी संख्याएं जो यहां पर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या नाम देते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होंगी? ऐसी संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8 और इस तरह से संख्याएं होंगी। अब आप देखिए, हम इसको पुनः एक बार लिखते हैं। जैसे ये
तो सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी संख्याएं ये सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ये वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या नाम देते हैं, इवन नंबर कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग देने पर वह पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। अब ऐसी संख्याओं को अभी देखा जाए तो ऐसी संख्याओं में जैसे 7, अगर हम 7 लेते हैं और इसमें हम 2 का भाग देते हैं, ठीक, तो क्या ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है? हम इसको इस रूप में करके देखते हैं। तो 2 तिहाई 6, अब यहां पर एक शेषफल आ गया। आप देख रहे हैं यहां पर एक शेषफल आ गया उदाहरण में। तो अब क्या ये 7 2 से पूरी तरह विभाजित हो गया? नहीं, ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। तो इसका विषम संख्या का जो हम इसको कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी वह संख्या विषम संख्या होगी। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होंगी इसको हम यहां पर लिखते हैं। ऐसी संख्याओं में जैसे 3, 5, 7, 9, 11 और संख्याएं होंगी 13, 15 और इस तरह से अनगिनत विषम संख्याएं होंगी। जो 2 से नहीं विभाजित होंगी ऐसी संख्याएं अनगिनत होंगी। और यही सम संख्या के लिए भी होगा, सम संख्या के लिए भी अनगिनत संख्याएं होंगी। तो आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि सम संख्या किसे कहेंगे और विषम संख्या किसे कहेंगे। तो ये आपका रहा सम और विषम संख्या के विषय में बातें। आप अब अगली संख्या आती है भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अगली संख्या आती है भाज्य संख्या, जिसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? अब कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसका एक या खुद के अतिरिक्त कोई और भी फैक्टर होता है, और भी गुणनखंड होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। जिसका जो केवल खुद से कटे या एक से कटे और उसके अतिरिक्त और भी किसी से कटे, ये हमारा कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाती है। हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। हम इसको यहां पर एग्जाम्पल के रूप में चेक करते हैं कि कैसे होती है। अब आप देखिए, जैसे यहां पर 2, 4, 6, 8, 12 ऐसी संख्या है। तो हम यहां चेक करते हैं इसके जो गुणनखंड है वो अगर एक और खुद के अतिरिक्त भी और कोई है तो ऐसी स्थिति में ये हमारा कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या ये कही जाती है। तो यहां पर चेक करते हैं, 2 कटेगा तो 1 से कटेगा और 2 कटेगा तो खुद से अर्थात 2 से कटेगा। ध्यान दें, ये 2 से खुद कटेगा। अब इसके अतिरिक्त इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह हमारा भाज्य संख्या के रूप में नहीं आएगा। ध्यान देंगे। अब 4 का अर्थात 4 का देखते हैं। 4 1 से कटेगा और 4 2 से भी कटेगा और 4 खुद से अर्थात 4 4 से भी कटेगा। इस प्रकार से इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं तो ऐसी स्थिति में ये हमारा भाज्य संख्या कही जाएगी, अर्थात यह 4 एक भाज्य संख्या है। अब हम अगली संख्या 6 के विषय में भी जान लें। 6 का एक गुणनखंड 1 होगा, 6 का दूसरा गुणनखंड 2 होगा, 6 का तीसरा गुणनखंड 3 होगा और 6 का चौथा गुणनखंड यह खुद 6 होगा। इस प्रकार से 6 भी एक भाज्य संख्या होगी। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम एक संख्या को और लेते हैं और हम कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जैसे हम यहां पर 15 लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं? 15 लेते हैं। तो क्या ये 15 भाज्य संख्या है? अगर है तो उसके 2 से अधिक गुणनखंड बनने चाहिए या होने चाहिए। तो हम देखते हैं
तो 15 का एक गुणनखंड 1 होगा, 15 का दूसरा गुणनखंड 3 होगा, क्योंकि 3 से भी 15 को भाग देने पर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब अगला देखिए, एक गुणनखंड 5 भी होगा, क्योंकि 5 से 15 में भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, अर्थात कोई रिमाइंडर, कोई शेषफल शेष नहीं बचता है। अब आगे बढ़ते हैं तो 15 स्वयं भी 15 को काटेगा, अर्थात 15 से विभाजन करने पर 15 फिर से विभाजित होकर के 1 आएगा, 15 एकम 15 होगा। तो अब यहां देखें कि यहां पर एक और स्वयं के अतिरिक्त भी ऐसी संख्याएं हैं कुछ जो 15 को काट देती हैं। तो ऐसी स्थिति में 15 भी एक भाज्य संख्या कही जाती है। हम इसको लिखते हैं कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी और ये कितनी लगभग हो सकती हैं। ये तो भाज्य संख्या वो संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और गुणनखंड देती है। तो यहां पर 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 15 या इस तरह से अनगिनत नंबर ऐसे हैं जो आपका भाज्य संख्या के रूप में जानी जाती है, भाज्य संख्या होंगी। ठीक, अब आपका डाउट ये तो क्लियर हो गया। अब हम अगली संख्या के विषय में चलते हैं, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होगा, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होगा, वह अभाज्य संख्या कही जाती है। अब इसके विषय में हम पूरी तरह समझ लेते हैं कि ये क्या है। जैसे अगर हम दो संख्याओं के बीच में पढ़ते हैं, 2 और 3 को लेते हैं, तो पहले 2 को देखते हैं। तो क्या 2 किससे कटेगा? 2 1 से कटेगा, डिवाइड होगा, विभाजित होगा, और 2 खुद 2 से विभाजित होगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि जिसका 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 हो और दूसरा स्वयं हो, तो ऐसी स्थिति में यह हमारा अभाज्य संख्या मानी जाती है। अब इसी तरह से 3 में देखिए, 3 का एक गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड यह स्वयं हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तो कोई भी गुणनखंड 3 का नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से यह हमारा एक प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर, अर्थात यह एक हमारा अभाज्य संख्या मानी जाएगी। अब इसी तरह से अगर हम और भी संख्याओं को देखते हैं, तो जैसे 5, 7 और 11, इसी तरह से हमारा 13, ये सारी संख्याओं के विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या ये अभाज्य संख्या हैं। अगर हैं तो इसका केवल और केवल 2 गुणनखंड बनेगा, एक होगा और एक वह स्वयं संख्या हो जाएगी। तो देखते हैं, तो 5 1 से कटेगा और 5 खुद से कटेगा, तो ये हो जाएगा, इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक वह स्वयं संख्या होती है और एक खुद उसको विभाजित करता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अभाज्य संख्या के रूप में वही संख्याएं ली जाएंगी या वही संख्याएं मानी जाएंगी जो जिसका 2 ही गुणनखंड होगा और कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इस तरह से ये बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या के रूप में जानी जाती है, अभाज्य संख्या के रूप में पढ़ी जाती है, अभाज्य संख्या के रूप में इनको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा या इसको आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं तो सहअभाज्य संख्या। अब ये नई संख्या सहअभाज्य संख्या क्या आ गई, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये इन्हीं थोड़ी सी बातों में जैसे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो यही वो भूल जाते हैं, यही वो चेक करना भूल जाते हैं, यही वो सोचना भूल जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या चीज आया जो नया हो गया, और इसमें हम उसमें भेद नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। तो सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या, सह का तात्पर्य ही आप समझ लीजिए यहाँ सहयोग या जोड़े से बनाया जा रहा है, सह का तात्पर्य जोड़े से। अब तो इसका तात्पर्य क्या हो रहा? इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त एक हो,
अर्थात ऐसी दो संख्याएं जो एक से ही कटे और किसी से ना कटे, अर्थात वह उनमें जब भाग दिया जाए तो उनका वो केवल एक से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्याएं या अंग्रेजी में को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम उसको चेक करते हैं इसके विषय में। जैसे ऐसी कोई दो संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया यहां पर 3 और 5। अब अगर हम इसका मासापा निकालते हैं, अगर हम इसका मासापा निकालते हैं तो वो क्या होगा, हम इसको फैक्टर अर्थात हम इसका प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 1 और 3। इसका प्राइम फैक्टर होगा 1 और 3। अब इसका जो होगा वो होगा 1 और 5। इस तरह से आप देखें तो यहां पर दोनों में कौन सी संख्या है जो इन दोनों को दोनों में निहित है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही, तो आप यहां देखें कि यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। 1 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, 3 में भी है फैक्टर करने पर और 5 में भी उसका फैक्टर करने पर, अर्थात इसका गुणनखंड जब करते हैं जो प्राइम फैक्टोरियल विधि से किया गया है, तो यहां पर आप देखते हैं कि तो हम यहां पर पाते हैं इसका मासापा ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जब हम अभी बताया गया कि जब दो संख्याओं का मासापा 1 आ जाए तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कही जाती हैं। ठीक, तो अब हम इसको लिखते हैं, कुछ और संख्याओं के विषय में यहां पर हम पढ़ते हैं। जैसे अभी देखिए एक नई संख्या, अब यहां पर जैसे 23 और 24 ऐसी दो संख्याएं ले लेते हैं। क्या है, 23 और 24। अब इनका हम प्राइम फैक्टर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये संख्याओं में जो प्राइम फैक्टर है उसका मासापा कितना आता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो इसका 23 का गुणनखंड बनेगा वो 1 होगा और खुद 23 हो जाएगा। ये चीजें अगर आप ध्यान से देखें तब तो इसमें कुछ बेहतर समझ में आएगा कि बड़ी संख्याओं में भी ऐसा होता है। अब यहां ये अगर आप पा रहे हो तो ये एक सम संख्या दिखाई पड़ रही है, सम संख्या जो दिखाई पड़ रही है, तो क्या इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमारा तो लेना देना है कि इसका प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करके तब ये चेकआउट करना है कि ऐसा क्या कोई फैक्टर एक के अतिरिक्त और भी है जो यहां पर दिखाई पड़े, जो यहां पर हो और हम उसको यहां पर टैली करें तो उसका मासापा अलग हो जाए। तो अब देखते हैं, तो ये 24 का जो मासापा 24 का जो प्राइम फैक्टर हो रहा है वो आएगा 1। अब उसके बाद यहां पर 2, इसके बाद यहां पर 3, फिर 4 क्योंकि 4 छंग 24, आगे 6 चौको 24, आगे 8 त्रिक 24, आगे 12 दूनी 24 और ये खुद 24। आप देखें यहां से ऐसा, तो 24 का कितना प्राइम फैक्टर होगा, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 खुद। तो अब आप देखिए यहां पर कौन सी संख्या है जो इससे मिल रही है, तो यहां पर केवल एक ऐसी संख्या है जो दोनों में निहित है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में निहित है। तो इसलिए यहां पर ये कहा जा सकता है कि 23 और 24 ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे, ये दोनों सहअभाज्य संख्या होंगी। ठीक, तो हम इसको कुछ जोड़ों को यहां पर लिखते हैं और उन जोड़ों के माध्यम से हम फिर से एक बार को प्राइम नंबर को फिर से समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, जैसे हमारा 3 और 5 ये जोड़ा, ये हमारा सहअभाज्य संख्या होगी। आगे 5 और 7 ये हमारा सहअभाज्य संख्या होगी। और इसी तरह से अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 23 और 24। और इस तरह से ऐसे बहुत सारे जोड़े होंगे, ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जो यहाँ पर को प्राइम नंबर की श्रेणी में रखे जाते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो हम एक बार इस कॉन्सेप्ट को जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इसको एक बार दोहरा लेते हैं कि क्या चीज हमने आज पढ़ा। तो हमने आज संख्या पद्धति के अंतर्गत सम संख्या पढ़ा। सम संख्या को हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर अर्थात ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़े, तो वो संख्या हमारा इवन नंबर कहलाती है।
दूसरा हमने पढ़ा विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से भाग देने पर उसका शेष फल बच जाए, अर्थात उसमें कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाए, तो ऐसी स्थिति में वह क्या कहलाएगी? वह हमारा विषम संख्या कहलाएगी। यह तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका गुणनखंड 2 के अतिरिक्त और ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, ऐसे कोई भी संख्या जिसके गुणनखंड 2 के अतिरिक्त हो जाते हैं वो भाज्य संख्या के रूप में आती है। जो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 15, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपका भाज्य संख्या के रूप में आप पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल और केवल 2 गुणनखंड रखती है, अर्थात जिसके फैक्टर किया जाए तो उसके 2 फैक्टर से अधिक नहीं होते हैं, तो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आगे सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या है वह 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा है जिसका मासपा एक ही होता है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर सहभाज्य संख्या के विषय में आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको इससे नॉलेज जो मिली यह आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी। और अब आपकी अगली वीडियो जो पार्ट 3 होगी नंबर सिस्टम के विषय में, वह आपको